हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, कल हमने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द लिविंग वर्ल्ड, जो कि 25 मार्क्स का आने वाला है आपके NIOS के साइंस के पेपर में क्लास 10th में। आज उसी का दूसरा पार्ट यानी द लिविंग वर्ल्ड के अंदर से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोशिका से संबंधित वो हम सभी ले लेंगे। जो क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर में आपके आते हैं या फिर वो MCQs के रूप में आते हैं। ठीक है, यानी आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके MCQs और 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और ऑलवेज दिए जाते हैं। ठीक है, आज हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन वीडियोस को सीरियस ले रहे होंगे। वैसे तो पिछली वीडियो की रिस्पांस बहुत अच्छी दी है आप लोगों ने, मुझे पता है कितने लोगों ने देखी है। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके अंदर से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है NIOS के पेपर में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो सेल है यानी कोशिका है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी इतने अच्छे बच्चे हो कि आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है जी, यानी जो बेसिक यूनिट होती है सेल, पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं जी। सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है जी, सेल का मतलब होता है कोशिका और ये सेल जो वर्ड है वो सेला नाम के वर्ड से आपका आया हुआ है। ठीक है जी, जो कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है जी, इस सेला को कहते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या ये बातें हो सकती है इसके बारे में सेल के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल जो होती है यानी कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और हमारे नहीं, जितने भी एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे शरीर में, तो वो होती है सेल। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सबसे छोटी इकाई जो है वो हो गई हमारी कोशिका। ठीक है जी, कोशिका की बात करें तो हमने बोल दिया आपको कि सबसे छोटी इकाई होती है। इसका मतलब बहुत छोटी होती है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है जी, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, से नहीं देखी जा सकती। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो ये लिख लें, कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। ठीक है जी, उसके बाद जब नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती तो फिर देखी कैसे जाती है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप इसको देख सकते हैं जी। ठीक है जी, सूक्ष्मदर्शी के। सूक्ष्मदर्शी किसने बनाई थी, कौन इसका जनक है, वो मैं आपको बता देता हूं, एंटोनी लेवेनहॉक। ठीक है जी, इसके पिता क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, यानी जीवाणु को डिस्कवर किया था। ठीक है जी, आगे डिस्कस करते हैं। मेन हमारी चीज क्या है वो तो हमने आपको वैसे ही बता दिया, लेकिन मेन जो हमारा मुद्दा है वो सेल है। आज सेल के बारे में पूरा जानना है। सबसे छोटी इकाई होती है, इनका जो व्यास होता है वो 0.2 म्यू से लेकर के 20 तक हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे छोटी इकाई तो सेल हो गई। अब सेल जो है, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था, कोशिका को। ठीक है जी, कोशिका को डिस्कवर किया था। ये नॉर्मल बातें हैं, ये MCQs के रूप में आएंगी आपकी। उसके बाद इसमें एक सेल थ्योरी दी गई थी यानी कोशावाद, जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, कोशावाद। सेल थ्योरी, इसको दिया था M स्लाइडन एंड T स्वान यानी थियोडर स्वान ने। ठीक है जी, ये इसका एक मेन पॉइंट है। उसके बाद में इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं केंद्रक। उस केंद्रक को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है जी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 में। सेल थ्योरी दी गई थी 1839 में। ये भी आप ध्यान रखें अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है बच्चों, अभी बहुत सारी बातें हैं। सबसे छोटी जो सेल होती है आपकी वो होती है PPLO यानी माइकोप्लाज्मा।
सबसे छोटी सेल। क्लियर है बात? उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच एग। ठीक है जी, सबसे बड़ी यानी लार्ज। ठीक है जी। उसके बाद सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट जो होती है आपकी, वो होती है नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन कहते हैं हम। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है जी। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है, कहां से ये वर्ड आया है। सबसे छोटी इकाई सेल को कहते हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं? अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें जाननी है। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, आपको कितना इनका साइज होता है, इस दिन ये डिस्कवर की गई थी। ठीक है, इस सन में। या फिर कोशावाद जो सेल थ्योरी है वो क्या कहती है और किसने उसको डिस्कवर किया था। ये तो हो गया आपके 1-1 नंबर के 1-1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है ना। सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल थ्योरी किसने दी थी। यहां तक मैं आपको बताऊं कि एक चीज, एक साइंटिस्ट हुए हैं रुडोल्फ विर्चो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहां पे लिख रहा हूं रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया था, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था हम बताते हैं आपको। एक सेंटेंस हुआ था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है जी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा विचित्र सा है, लेकिन नहीं। इसमें यह बोला गया था कि हर एक जो सेल्स आपके अंदर डेवलप होती है, बनती है ना। कोई भी सेल अगर आपकी बॉडी के अंदर बनती है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती है। यानी सपोज करिए आपकी बॉडी में 5 सेल्स हैं, सपोज करिए, होती तो बहुत सारी हैं, लगभग 50 ट्रिलियन के आसपास आपकी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको कहूं कि आपके अंदर 10 सेल्स हैं पहले से ही, तो इन 10 सेल्स से ही आगे एक या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 जो भी हैं वो सेल्स बनेंगी। यानी अगर ये नहीं होंगी तो ये भी नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है। जब आपकी बॉडी फॉर्म होती है तो आप केवल एक सेल से डेवलप होते हैं, स्पर्म सेल से। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है जी। तो ये बातें आप लोग नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, कौन सी बात हमें आगे पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। ठीक है बच्चों, इसको क्लियर कर लो और क्लियर करके आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अक्टूबर के एग्जाम में आने वाला बहुत बुरा पहाड़ है आपके ऊपर, तो तैयारी करते रहें। तैयारी नहीं करोगे तो मार खा जाओगे। ठीक है बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में कि क्या इसकी जो है अहमियत आपके अंदर और रह गई है। देखो बच्चों, आपके 2 तरीके के जीव होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वो 2 टाइप के होते हैं। किस तरीके से हम आपको बताते हैं, यानी जीव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ठीक है, 2 प्रकार के इसलिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, हम यहां पे लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं के आधार पर। ठीक है जी, कोशिका के आधार पर। ये चीजें बहुत मेन है। सबसे पहली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी एक कोशिकीय जीव। और नंबर 2 मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुकोशिकीय जीव। ठीक है जी। अब एक कोशिकीय बहुकोशिकीय से मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कभी बायोलॉजी में ये चीजें पढ़ें, यूनी या मल्टी, तो इन दोनों चीजों का अलग अलग मतलब होता है आपका। ठीक है, यूनी मतलब होता है एक और मल्टी मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक। उसके बाद अगर आप सेल्यूलर पढ़ रहे हैं
तो सेल्यूलर को भी आप ध्यान देके पढ़ें, इसको कह सकते हैं हम सेल वाले, यानी सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी। और ऑर्गेनिज्म का तो आपको पता ही चल गया है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीव। तो बच्चों अगर यूनिसेल्युलर का मतलब आपको पता चल गया हो तो हम जरा देख लें, यूनि मतलब क्या होता है, एक सेल वाले जीव, यानी ऐसे जीव जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका प्रेजेंट हो। ठीक है जी, वो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, अभी हमने यहां पे लिखा है, तो बहुत सारे, ठीक है जी, बहुत सारी सेल वाले जीव। तो ये क्लियर हो गई बातें। होता क्या है, बहुत सारी का मतलब दो या दो से अधिक। एग्जाम्पल भी अभी लेंगे हम। ठीक है जी, यानी ऐसे जंतु, ऐसे जीव जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारे सामने बैक्टीरिया यानी जीवाणु का। ठीक है, जीवाणु। नंबर दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा वायरस, विषाणु, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एटसेट्रा। ठीक है जी। अब बहुत सारी सेल वाले में हम सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है जी, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ आपका एग्जाम्पल है कोई भी एनिमल हो, प्लांट्स हो, ठीक है जी, एटसेट्रा। तो ये पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। यानी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। एक यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बने हुए, यानी जिसके अंदर केवल एक सेल्स प्रेजेंट होती है वो हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं, और जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यूनिसेल्युलर है, यानी एक कोशिकीय जीव जो है, उनके अंदर एक ही सेल्स प्रेजेंट होगी, तो उनके सारे जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी कार्य होंगे, वो केवल एक ही सेल्स परफॉर्म करेगी। ठीक है। और आपका जो बहुकोशिकीय जीव है, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए उनको पर्टिकुलर फंक्शन दिया होता है, उनके ऑर्गन्स को, उनकी सेल्स को, वो उसी काम को करती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं अमीबा का एग्जाम्पल ले लूं, तो अमीबा केवल एक सेल से बना होता है, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपको कि वो अगर खाना खाता है तो वो एक सेल से खाता होगा, अगर वो खाना एक्सक्रीट करता है अपना तो एक सेल से करता होगा, क्योंकि उसके बाद दूसरी सेल मौजूद ही नहीं है। जब हमारे पास 10 ही रुपए हैं तो हम 10 ही यूज कर सकते हैं, 11 कहां से लाएंगे। ठीक है ना। अब जब हमारे पास बहुत सारे हैं तो उनको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे, एक जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो सभी को पता है। तो यहां मान के चलिए कि आपको केवल एक ही, आपके पास 1 रुपये है, आपको वही खर्च करना है। ठीक है। आपके पास यहाँ बहुत सारे हैं, इनको आप अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह किसी भी तरीके से, किसी पर्पज से यूज कर सकते हो। ठीक है। सिंपल सी बात, अगर आप एग्जाम्पल, बेसिकली जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है वो भी लेंगे, मान लीजिए अपनी बॉडी है ना। अपनी बॉडी में हमारे ईयर भी हैं, आईज भी हैं, माउथ भी है, टंग भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, किडनीज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको पता होगा कि आपके जो कान है वो केवल सुनने का काम करते हैं, बोलने का काम नहीं करते। ठीक है जी। आपका जो हार्ट है वो केवल पंपिंग करने का काम करता है, एक्सक्रीट नहीं करता। ठीक है ना। आपका जो किडनीज है वो फिल्टर करने का काम करती हैं। ठीक है। आपकी सांस जो है वो अंदर नहीं लेती। ठीक है। आपके लंग्स जो है वो अलग काम करते हैं। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग काम करता है, क्योंकि जो काम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है शायद ही कोई कर सके। तो इसलिए हर एक ऑर्गन के पास अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। उतार लो इसको, उतार लो। ठीक है। उसके बाद रफ करते हैं। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आपको मजा भी आता रहे। आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास। देखिए सेल्स जो है, अब सेल्स की बात करेंगे। सेल्स आपकी दो टाइप की होती हैं। ठीक है जी। सेल्स आपकी दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक। ठीक है, थोड़ा इधर लेके चलते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक। और नंबर 2 आपका यूकैरियोटिक। ये चीजें बहुत अहम है, इनको आपको जानना ही पड़ेगा 100%। ठीक है जी। अब यहां हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रो का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है। तो प्रो का मतलब होता है आधा, यानी इसको प्रिमिटिव कह सकते हैं हम। ठीक है जी। प्रिमिटिव यानी आद कह सकते हैं इसको हम।
और कैरियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। तो ये सब बातें आप लोग जान लें। कैरियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये सब बातें ना ध्यान रखने वाली हैं, हमेशा आपको एग्जाम में काम आएगी। अब हम कह सकते हैं कि इसके पास जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा, ठीक है जी। यानी कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड केंद्रक यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां तो विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा है विजिबल, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सॉरी यहां पे वेल डिफाइंड कर लेते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ये बातें बढ़िया हो गई, ठीक है, सबसे बढ़िया पॉइंट लिखा गया हमारा ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं। ये मेन डिफरेंस है, इसके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं, साथ ही ये प्रिमिटिव होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इसके एग्जांपल हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ, ठीक है जी, और आपका BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है जी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो बिखरा रहता है, ठीक है जी, बिखरा रहता है। क्लियर हो गई बातें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूक्लियस में, इसके जो न्यूक्लियस सॉरी इसका जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई, हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है जी। उसके बाद एक और भी है, इसके जो न्यूक्लियर मटेरियल है जैसे प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, वो साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में नहीं रहते, ठीक है जी। यानी ये जो इसके न्यूक्लियर मटेरियल है कहां पे है, ये रे न्यूक्लियर मटेरियल है, ये साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में नहीं रहते, साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में नहीं रहते। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि तभी आप इनका डिफरेंस लिख सकते हो, संपर्क में नहीं रहते। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे इसमें कि वेल डिफाइंड, क्योंकि डिफरेंस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। पहले वाले में 70S राइबोसोम्स थे, इसमें 80S राइबोसोम्स हैं, ठीक है जी, राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते, ध्यान रखना। उसके बाद एब्सेंट हो गया इसके जो अब देखो एग्जाम्पल कितने बढ़िया हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ, बीजीए को छोड़ करके सारे, यानी एक्सेप्ट बैक्टीरिया, वायरस, बीजीए, ठीक है जी, और पीपीएलओ, इनको छोड़ करके सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। और कोई डिफरेंस बचा है इसके अंदर, सॉरी एल्गी को छोड़कर भी, ठीक है, एल्गी भी इसमें आएगा, ठीक है जी, एल्गी भी इसमें आएगा। और कोई डिफरेंस बचा है तो बताओ। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव नहीं होता, क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव नहीं होता। बाकी तो आप लोग होशियार हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे डिफरेंस, ठीक है जी। इसको उतार लो फटाफट, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है मेन टॉपिक्स क्या है, अभी हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसके अंदर के जो मेन पार्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे भी होता चला जाएगा आपका आगे, उसको हम देखते चलेंगे। इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, यानी सेल ऑर्गेनली रह जाएंगे, बाकी डिस्कस तो आज हम कुछ कर ही लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपका, इसमें लगभग ये मान के चलिए इस टॉपिक से आपके लगभग 5 नंबर का आएगा, ठीक है। कल वाला जो कराया था 5 का उसमें से आएगा और 5 का इसमें से आएगा, पक्के कर लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आगे चलते हैं।
अब हमने क्या करना है, सेल की स्ट्रक्चर देखनी है। ठीक है जी, क्या करना है, सेल की स्ट्रक्चर देखनी है, यानी सेल की स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूं, ये ठीक है, एक सेल है, मैंने थोड़ा सा सर्कल टाइप बना दी, लेकिन आप लोग जैसे भी देख सकते हैं, लेकिन समझना आपने अच्छी तरीके से। देखिए सेल के अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी प्लाज्मा झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली, ये इनके नाम है। ये कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो मेन पॉइंट है ये आपका हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है जी, और इसके अंदर का जो पार्ट है ये मैं कटिंग कर रहा हूं उस पे, ये वाला जो पार्ट है, यानी ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, ये वाला जो पार्ट है ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। साइटो को सेल कहते हैं और प्लाज्म को फ्लूइड कहते हैं, यानी सेल फ्लूइड, इसको हम सेल फ्लूइड भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है जी, कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको हिंदी में। कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पे 3 चीजें हैं, पहली सेल मेम्ब्रेन, साथ ही न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी केंद्रक झिल्ली। ठीक है जी, केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ये तो आपको पता ही होगा, सन 1835 में, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और साइटोप्लाज्म को सेल फ्लूइड कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर का द्रव्य कहते हैं इसको। ठीक है जी, अब ये बातें क्लियर हो गई, तो हमें डिस्कशन क्या करनी है, और भी चीजें हैं, ठीक है, जिसको हम लेकर के चलेंगे आगे। देखो बच्चों, अब हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर ली, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक सेल और भी होती है, जिसकी जो बाहर की वॉल होती है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ही होती है केवल, कोशिका भित्ति कहते हैं इसको। भाई अब मेरी बात सुन लो, बहुत काम की बात बता रहा हूं, अगर ये बात अब तुम भूल गए तो इस सेल की स्ट्रक्चर को तुम्हें पढ़ाने वाला दुनिया के तख्ते पे कोई नहीं होगा। ठीक है जी, पहली बात सुन लो, हमारे पास जो सेल है उसके पार्ट्स में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसी के अंदर आपका पूरा NIOS का चैप्टर बसा हुआ है। ठीक है जी, जो सेल का चैप्टर है वो इसी के अंदर पूरा का पूरा समाहित है, तो आप सभी सुन लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो पूरी सेल है उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बाहरी झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम इसको मेन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन की जब मैं बात करता हूं तो ये सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल होती है, ये आप जान लें, यानी अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य होती है ये। अर्ध पारगम्य का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो यूजफुल है या फिर वो हार्मफुल है, उनका आना और जाना, ठीक है, यानी सेल के अंदर वो चीजें आएंगी या फिर वो सेल से बाहर भेजी जाएंगी, वो सब डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन पर। अगर सेल को लगता है, सेल मेम्ब्रेन को लगता है कि ये चीजें यूजफुल हैं सेल के अंदर, तो ही एंट्री देगी, अगर नहीं है तो उसको बाहर से बाहर का रास्ता वो दिखा देगी। इसीलिए इसको अर्ध पारगम्य कहते हैं, यानी सेमी का मतलब होता है आधा, है ना, सेमी का मतलब होता है सेलेक्टिवली, यानी सेलेक्टिवली चीजों को अंदर आने देती है।
ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है। दूसरी बात, एक साइटोस्केलेटन भी तैयार करती है, यानी आपकी बॉडी की जो शेप है, आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन ही तैयार करती है आपकी। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका काम केवल सपोर्ट देना है, ये सपोर्ट देती है, आपका साइटोस्केलेटन तैयार करती है और चीजों को अंदर बाहर करने का काम भी इसी का है। ये अंदर आने की एंट्री दे या ना दे, ये घर की मुखिया है इस टाइम पे। ठीक है जी, यानी ये वही हुआ कि हमारे घर पे जो गेट लगा देते हैं, उस गेट पे जब हम चाहते हैं वो खोलते हैं तो वो अंदर आता है, कोई नहीं चाहते तो वो अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए वो काम हमारे गेट का है, वही यहाँ सेल मेम्ब्रेन का है। ठीक है जी, सेल अगर चाहेगी कि इसको अंदर भेजो तो सेल मेम्ब्रेन अंदर भेजेगी, सेल नहीं चाहेगी तो अंदर नहीं भेजेगी, बाहर का रास्ता दिखा देगी वो। उसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल आपकी फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कोई अर्ध पारगम्य नहीं होती, ये पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब ये नहीं है इससे कोई आए कोई जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, उसके बाद हमने प्लाज्मा झिल्ली और सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सेल वॉल आपकी 4 प्रकार की होती हैं, आपने नहीं पढ़ी होगी आज तक, मैं आपको बता रहा हूं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, शांति रखो। ठीक है जी, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, यानी न्यूक्लियस जो है वो आपका मेन क्रिएटर होता है, निर्माता होता है सेल का, यानी कोशिका क्या कर रही है वो सब केंद्रक देखता है, यानी मास्टरमाइंड। ठीक है जी, तो यहाँ इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर जीन्स होते हैं जो आपके अंदर आपके माता पिता से आप उनके लक्षण आपके अंदर लेके आते हैं। ठीक है ना, इसका ये काम है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था 1835 में। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लियो कमेंट करके। ठीक है बच्चों, उसके बाद साइटोप्लाज्म का क्या काम है? सारा काम साइटोप्लाज्म ही देखता है। कैसा? देखो मैं आपको बताता हूं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेली यानी कोशिका के अंग, कोशिकांग कहते हैं इसको हम। जैसे हमारी बॉडी के अंग हैं ऐसे ही कोशिका के भी अंग हैं। ठीक है जी, कोशिका के जो अंग हैं उनमें से सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2 पे गोल्जी बॉडीज। नंबर 3 पे माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 4 पे आपका लाइसोसोम्स। नंबर 5 पे आपका प्लास्टिड्स। नंबर 5, 6 पे आपका सेंट्रोसोम्स। ठीक है जी, सेंट्रोसोम्स। नंबर 7 पे आपका वैक्यूल्स। ठीक है जी, और नंबर 8 पे आपका राइबोसोम्स। ये 8 चीजें और ये स्ट्रक्चर जिसने पढ़ ली उसको सेल चैप्टर पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है जी, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग काम है। थोड़ा मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बता देता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स बनाने का काम करता है, फैट बनाने का काम करता है। ठीक है जी, गोल्जी बॉडीज का काम स्टोरेज का है, मॉडिफिकेशन का है, सेक्रेशन का है। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिजली घर का काम करता है, यानी एनर्जी सप्लाई का काम करता है, एनर्जी बनती भी यहीं पर है। लाइसोसोम्स फॉरेन पार्टिकल्स को खाने का काम करता है। ठीक है जी, प्लास्टिड्स आपका जो है वो स्टोरेज का काम भी है उसका, और कलर देने का भी काम करता है। ठीक है, और आपका जो है हाँ मॉडिफिकेशन का काम तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टोरेज का काम जरूर है इसका। ठीक है जी, उसके बाद सेंट्रोसोम्स है जिसका डिवीजन का काम है। ठीक है जी, वैक्यूल से जो आपके ऐसे मटेरियल्स को रखा जाता है जो मतलब कि लिविंग नहीं होते। ठीक है जी, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, प्रोटीन बनता है यहाँ पर, ये प्रोटीन बनाता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी बातें। इतना अगर आपको पता चल गया हो, इतना आपके समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जो बच्चे NIOS का एग्जाम देने वाले हैं साइंस का, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।